PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। नमस्कार, फेस टू फेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस व्यक्ति से बात करेंगे वो महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ ही मुंबई के विधायक हैं और रहे हैं पूर्व में राज्यसभा के सदस्य अबू आसिम आजमी जी। अबू आसिम आजमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आसिम साहब, बहुत सारी बातें कई दिनों से, ये बताएं कि अभी अधिवेशन चल रहा है, अधिवेशन के दौरान सारी राजनीतिक पार्टियों की उठापटक, उनके हाव भाव, उनकी बातचीत, इस दौरान समाजवादी पार्टी कहाँ है? नहीं, समाजवादी पार्टी खड़ी है वहाँ पे। समाजवादी पार्टी आज जो महाराष्ट्र में नाइंसाफ़ी हो रही है किसानों के साथ, ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ के साथ, हर मसले पे समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ रही है। हम ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में हमारी ताकत इतनी नहीं है, हमारे पास 3 ही आमदार यहाँ पर हैं, हम लोग इतना बोलने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि असेंबली में जो समय दिया जाता है चर्चा के लिए वो पार्टी की स्ट्रेंथ के ऊपर जो होता है उस पर मिलता है। लेकिन हम हर मसले पर बहुत ही संजीदगी के साथ हम लोग रोज़ाना असेंबली में बैठते हैं और चर्चा के लिए तैयार रहते हैं। अब देखिए, आप अब यहाँ इंसाफ नाम में कोई चीज़ तो है नहीं। अरे थोड़े दिनों पहले दुनिया में फसाद हुआ था, 6 लोग मारे गए, 50 लोग घायल हुए, सारी पार्टियों को जाने का परमिशन मिला। इवन शिवसेना के लोग गए, और वो शिवसेना के लोग जिन्होंने जब मुसलमानों अस्पताल में मुसलमानों की बेड आई जहां मुसलमान घायल पड़ा हुआ था, उन लोगों को छोड़कर आगे बढ़ गए, उनसे हालचाल भी नहीं पूछा क्योंकि मुसलमान है। ऐसे लोगों को धुलिया जाने का परमिशन, लेकिन मुझे नासिक के पहले रोक दिया गया कि आपको धुलिया जाने का परमिशन नहीं। 1 महीने के लिए बंदी। 1 महीना पीरियड जब ख़त्म हो गया तो वहाँ के लोगों ने कहा, आसिम भाई आपका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आपको जल्दी आना चाहिए। मैंने फिर जाने का वो किया, ऐलान किया मैं जा रहा हूँ, फिर से बंदी लगा दिया गया। तो गड़िया जैसे लोग महाराष्ट्र में आकर के भाषण कर सकते हैं और बहुत दबाव पड़ा जब उनके ऊपर, तो उस पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इन मसलों को लेकर हम लोग लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं, परंतु आज महाराष्ट्र की सरकार जो है, ये मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ कि सरकार कानून से नहीं, संविधान से नहीं, बल्कि ये सरकार मसल पावर पे चल रही है। इससे पहले भी हुआ था, मालेगांव के फसाद हुए थे, अन्य जगहों पर जब भी फसाद होते थे आपको इगतपुरी से लौटा दिया गया था, तो ये आपके ऊपर ही क्यों? समाजवादी पार्टी बढ़ने ना पाए। समाजवादी पार्टी या अबू आसिम आजमी? नहीं, समाजवादी पार्टी, अबू आसिम आजमी, समाजवादी पार्टी एक ही बात है। बढ़ने ना पाए हम लोग, ताकि अगर हम बढ़ गए तो हम जो है हर उन मुद्दों पर जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है परप्रांतियों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, समाज के दबे कुचलों के साथ, तो वो आवाज़ हम उठाते हैं। और हम सेटलमेंट नहीं करते, हम राजनीति को बड़ी ईमानदारी से करते हैं, इसलिए हमें दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे सत्ता पक्ष है उसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ विपक्ष है जिसमें सेना है, बीजेपी है, MNS ने अपना एक अलग रुख अख्तियार किया हुआ है। समाजवादी पार्टी का क्या इस मामले में पूरा क्या रवैया होता है? सत्ता पक्ष के साथ भी नहीं है ठीक से, ना विपक्ष के साथ ठीक से है, तो ये भूमिका कैसे ले पाते हैं? हम समाजवादी पार्टी सत्ता के साथ कैसे जा सकती है? सत्ता के लोग जब जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, उन्हीं के राज में किसान आत्महत्या कर रहा है। आज जो सूखा पड़ा हुआ है, सूखे से निपटने के लिए कोई रणनीति नहीं है। ये सरकार फायर ब्रिगेड सरकार है, आग लगी फायर ब्रिगेड आई, बुझाई चले गए, प्रिकॉशन लेना बस। बिल्डिंगें गिर रही हर साल। अब ऐसा कुछ रणनीति बन जाए कि पुरानी बिल्डिंगों की रिपेयरिंग हो जाए, पुरानी बिल्डिंगें डिमोलिश करके नई बना दी जाएँ, दोबारा गिर नहीं पाए, उसकी कोई वो नहीं। बिल्डिंग गिर गए तो 2 आंसू बहा देने का, और जो मर गए उनको थोड़ा पैसा अनाउंस कर देने का, बात खत्म, और फिर अगले साल गिरेगी उसका इंतजार करने का। ऐसी सरकार के साथ हम कैसे रह सकते हैं? बीजेपी शिवसेना
एक ऐसी पैरेलल लाइन है जो समाजवादी पार्टी से कभी मिल नहीं सकती। एमएनएस के आप हालात देख रहे हैं, हम पर प्रांतियों के मसले पर, यानी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंटरव्यू हो रहा है और वहाँ पर जाके ये कुछ 4-5 लोग जाकर के सेंटर के ऊपर इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं पूरा कि भाई यहाँ पर जो है हिंदी में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। सेंट्रल बैंक में हो रहा है, कोई ये महाराष्ट्र के बैंक नहीं खाली है, ये सेंट्रल बैंक ऑल इंडिया है, तो हिंदी में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। बाहर के लोग एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, उत्तर भारतीय एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं, इन लोगों के साथ हम लोग कैसे खड़े हो सकते हैं जो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा संघर्ष जारी है। मतलब ये एक तीसरी लाइन होती है, एक कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हुई, दूसरी सेना बीजेपी की हुई, जिसमें आरपीआई भी अब शामिल हो गई है। एक तीसरी लाइन अगर तीसरी शक्ति के रूप में लोगों को देखना होता था तो पहले सोशलिस्ट पार्टियों को, जनता दल वगैरह को, समाजवादी पार्टी को देखा जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं बन पा रही है? समाजवादी पार्टी को अगर सरकार ही दबा रही है तो सरकार को उससे क्या फ़ायदा है? देखिए, ऐसा है कि हम दिल्ली में भी हम लोग हैं, हमारी दिल्ली में स्थिति यही सेम स्थिति हमारी है। हम लोग अपनी अलग पहचान बना के चल रहे हैं। इलेक्शन के पहले हमारा किसी के साथ कोई अलायंस होना नहीं है। हम लोग ईमानदारी के साथ जनता के सवालों को उठा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। जब भी वोटिंग की बात आती है, सरकार को बचाने की बात आती है, सरकार की तरफदारी की बात आती है या सरकार गिरने की बात आती है, तो आप कांग्रेस के साथ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ नज़र आते हैं। तो ये कैसे हो पाता है? क्योंकि विपक्ष में भी नहीं है आप, सत्ता पक्ष में भी नहीं है, और जब वोटिंग की बात आती है तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ आपको जाना पड़ता है। उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, सत्ता पक्ष अगर चाहे बीजेपी शिवसेना का तो हम थोड़ा उसके साथ जाते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर एक चीज़ का रास्ता एक ही हो, एक जगह जाने का रास्ता एक हो, तो दूसरा रास्ता कहाँ से लाऊं? अभी ऐसा है कि एक तरफ बीजेपी शिवसेना, दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी है। हम तो सरकार बना नहीं सकते, हम कहीं उस दौड़ में है नहीं। 39 सांसद लेकर के भी हम लोग अपोजिशन में बैठे रहे, आज भी 22 सांसद लेकर अपोजिशन में बैठे हुए हैं। हम शरद पवार जी की तरह से कुछ बोल के और फिर 9 सांसद जीत करके जा करके सोनिया जी के साथ बैठ करके सत्ता का लड्डू खाएं, वो हमारा काम नहीं है। हम वसूल की राजनीति करते हैं। जहां ऐसा लगता है कि बीजेपी जैसी पार्टी इस देश की सत्ता पर बैठ जाएगी, तो हमें चुनना है कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, एक को चुनना है। हमारी मजबूरी है कि दोनों में एक को चुने हम, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो हम जहर का घूंट पी करके भी हम बीजेपी शिवसेना को दूर करने के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ चले जाते हैं। सेकुलरिज्म की जो बात है, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस का संविधान, कांग्रेस की नीति सेकुलर है, परंतु नीयत खराब हो गई है। सिर्फ कांग्रेस के साथ ही या राष्ट्रवादी कांग्रेस? राष्ट्रवादी और कांग्रेस दोनों जो भी उनके साथ हैं। तो हमारी मजबूरी है कि हम 22 सांसद ले करके अपना एग्जिस्टेंस न दिखाएं। तो हमें इन दोनों में एक को चुनना है, तो हम मजबूर होकर हम कांग्रेस एनसीपी को चुन लेते हैं ताकि शिवसेना बीजेपी जैसी पार्टी दूर रहे। हमें शिवसेना बीजेपी ये जो गठबंधन है एनडीए का, अगर श्री मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री बनाकर बाहर से सपोर्ट भी करें तो भी उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं। तो ये वसूल की राजनीति है। ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ों पर, जैसे मुंबई महानगर पालिका में हो, भिवंडी में हो, जहाँ पर आप लोग एक भूमिका निभाते हैं कहीं ना कहीं, अगर आप साथ हैं तो भी आप साथ नहीं हैं, और आप बहिष्कार करते हैं तब भी आप पर आरोप लगता है। तो ये बड़ा आप लोगों के साथ अजीब नहीं हो जाता है? कभी किसी कोई कमेटी के चेयरमैन का चुनाव हुआ, वार्ड काउंसिल में हुआ, और आपके सदस्य वहाँ पर हैं और बहिष्कार कर गए, बाहर आ गए, मीटिंग उसमें हिस्सा नहीं लिया वोटिंग में, वो अलग आरोप लगते हैं। तो ये कैसे मैनेज करते? देखिए, ऐसा है कि अब भिवंडी की मिसाल ले लीजिए आप। भिवंडी में हम एक बड़ी पार्टी है, हमारे पास 18 नगर सेवक हैं। कांग्रेस से हमने बात किया कि भाई ठीक है आप मेयर बनाइए, हम मेयर नहीं बना सकते, हमें सपोर्ट कीजिए, हम मेयर बनाते हैं। कांग्रेस कहा नहीं, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप मेयर बनाइए, हमारी कुछ शर्तें लीजिए आप। कांग्रेस तैयार नहीं। कांग्रेस ओपनली शिवसेना के साथ गई, ओपनली, ऐसा नहीं छिप के। और जब पूछा लोगों ने कि आप जो है शिवसेना के साथ जा रहे हैं कांग्रेस वाले, बोलते नहीं, ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में, लोकल बॉडीज़ की सत्ता में हमें जाने में कोई हर्ज नहीं है। ये बोल के कांग्रेस गई उसके साथ में, शिवसेना के साथ में। और जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस के एक आदमी ने क्रॉस वोटिंग किया और कांग्रेस गिर गई। जो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है,
कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं है, हम शिवसेना के साथ जा नहीं सकते, तो हमने एक इंडिपेंडेंट जो मेयर बनाने के लिए दौड़ में था, हमने उसको सपोर्ट दे दिया। अब उसने अपना मेजॉरिटी जुटाया, बनाया उसने, हम क्या करेंगे? हम अपने 18 नगर सेवक लेकर के अपोजिशन में बैठ करके हमारा एक काम भी ना होने पाए, जनता से जो हमने वादे किए तो पूरे ना होने पाए, तो कैसे हम राजनीति करेंगे? ये तो कांग्रेस का खेल है ना कि समाजवादी पार्टी किसी तरह से अगर महाराष्ट्र में बढ़ गई तो यूपी वाली हालत हो गई, जैसे उत्तर प्रदेश में बार बार राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पूरा मंत्रिमंडल, पूरा देश की कांग्रेस के लोग पूरी मेहनत करके थक गए और कांग्रेस वहाँ नहीं बढ़ा पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी बढ़ती जा रही है, तो उनको डर है कि वही समाजवादी पार्टी यहाँ भी न बढ़ने पाए, तो ये लोग जो है बीजेपी शिवसेना का साथ देते हैं, समाजवादी पार्टी को गिराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन अब ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में बिगड़ी, ऐसा लग रहा है आपको कि समाजवादी के खिलाफ हुआ है? कोई बिगड़ी नहीं है। उत्तर प्रदेश में की जनता ने इतना ज़्यादा मैंडेट दिया है समाजवादी पार्टी को, इतनी ज़्यादा सीट जीती है कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, ये सब के होश उड़ गए हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आने वाले थोड़े दिनों में फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन है जी। समाजवादी पार्टी के बजट में ये कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते, समाजवादी पार्टी की नीतियों में कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी कुछ चेंज नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी विकास का जो उत्तर प्रदेश में काम करने जा रही है, माइनॉरिटीज़ को जो काम करने जा रही है, किसानों के लिए जो बड़े बड़े काम करने जा रही है, नौजवानों के लिए, बेकारों के लिए काम कर रही है, उसमें ये कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। तो एक ही रास्ता इनके पास है कि पत्थर फेंक के तमाशा देखो। ये लोग जो है सांप्रदायिक दंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करके, मीडिया को मैनेज करके समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनके हाथ में है। जियाउल हक वाला जो मामला हुआ, क्या उसका कोई बैड इम्पैक्ट वहाँ पड़े, महाराष्ट्र में पड़े, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए जियाउल हक वाला मामला हुआ, सरकार, देखिए कहीं मामला कहीं भी कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बाद सरकार ने क्या किया? सरकार तुरंत एक्टिव हुई। सरकार ने वहाँ जो पुलिस वाले उनके साथ भाग गए थे उनको सस्पेंड किया। सरकार ने उसी वक्त कि वहाँ पर एक हमारे मंत्री का नाम आ रहा है और कह रहे हैं दबदबा उनका है, लोगों को गलत फहमी ना होने पाए कि कहीं से भी उसके अंदर कहीं भी कोई दबाव पड़ रहा है और इंक्वायरी में कहीं न कहीं से कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो समाजवादी पार्टी ने फटाफट सेंट्रल गवर्नमेंट की सीबीआई को दे दिया। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, फ्री हैंड दे दिया उनको, जा करके उनके परिवार वालों को 25-25 लाख रुपए दिए, वादे किया, नौकरी देने के बाद का वो किया। समाजवादी पार्टी ने कहा अपने पार्टी के एक मिनिस्टर को निकाल करके दे दिया, भाई इंक्वायरी कीजिए। इससे और क्या कर सकते हैं? ज़रा मुझे कांग्रेस पार्टी दिखाई ना आप। दुनिया में इतना बड़ा फसाद हो गया, इतने लोग मार दिए गए, जब क्लिपिंग दिखाई जा रही कि पुलिस वाले खुद लूट रहे हैं, मार रहे हैं, तो 2-3 कांस्टेबल को सस्पेंड कर रहे हैं। यूपी में जहां इन लोगों ने गड़बड़ कराया है, वहां समाजवादी पार्टी की सरकार ने बहुत कठोर कदम उठाया है। आप देखिए ना, इतनी सारी बातें, इतना सारे इश्यूज उठाने के बाद फसादात में अगर लोग, जैसा आपने बताया, धुलिया हो, मालेगांव हो, या जिस ठिकानों पर जगह होते हैं, मुंबई भिवंडी वगैरह में भी हुए, जब भी बात आती है तो लोग उम्मीद से आपकी तरफ देखते हैं, आपकी बातें भी सुनते हैं, आपकी बातें पहुंचती भी हैं। लेकिन जब चुनाव आते हैं, चुनाव में आप उनकी बातें रखने के बाद तो ऐसा होना चाहिए कि पूरी तरह से भर भर कर आपकी तरफ वोट आने चाहिए, तो वो क्यों नहीं हो पाता? देखिए, इसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, एक तो इनके पास बहुत पैसे हैं, ये लोग इतना करप्शन, इतना पैसे बांटते हैं कि आज गरीब को जो है कुछ तो पैसे वो खरीद लेते हैं लोग। दूसरी चीज़ें यह है कि इनकी पब्लिसिटी ये होती है कि देखो कहीं शिवसेना बीजेपी जीतने ना पाए। शिवसेना बीजेपी मनसे से दंगे करवाते हैं और वो दंगे जनता को दिखाते हैं कि देखो ये क्या हो रहा है, अगर ये सत्ता में आ गए तो फिर और ये क्या करेंगे और बुरा हाल होगा। इसलिए वोटों का बंटवारा मत होने दो। कहीं भी आपने वोट दिया समाजवादी पार्टी को तो वोट बढ़ जाएगा, ये लोग सत्ता में जीत के आ जाएंगे। वो लोग जो मेरे साथ रहते हैं, जो समाजवादी पार्टी की नीति को, नीयत को समझते हैं, वो लोग बेचारे बार बार इनके इस पब्लिसिटी की वजह से, इस प्रोपेगेंडे की वजह से जब वोट देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में आता है यार कहीं इनके वोट देने से नहीं जीते और शिवसेना न जीत जाए। तो आपके बारे में एक तरह से एक औरा बना दिया गया है आपके बारे में कि आप वोट कटुआ हैं। हाँ, जैसे वोट कटुआ अगर मुझे कहना तो यूपी में क्या है, कांग्रेस पार्टी 403 की सीट में इतना बड़ा, इतनी बड़ी पार्टी देश में जिनकी सत्ता हो,
यूपी बिहार में जिनकी हमेशा सत्ता रही हो, उनको कितनी सीट मिली? 28 सीट मिली। बिहार में कितनी सीट मिली कांग्रेस को? 4 सीट मिली। 4 सीट तो मैं भी महाराष्ट्र में जीत के आया। तो ये कैसे बना पाएंगे? इन चीज़ों को कैसे डेवलप कर? नहीं, यह लोगों के दिमाग में जाए। लोग इस इंतजार में हैं कि अगर हमें अच्छे अच्छे उम्मीदवार मिलते हैं तो समाजवादी पार्टी को लोग वोट देने को तैयार हैं, और 2014 में हमें लगता है कुछ ना कुछ सिचुएशन जरूर चेंज होगी। लेकिन आपका रुझान, थोड़ा सा झुकाव, कुछ सॉफ्ट कॉर्नर, इस तरह की बातें होती हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ ज़्यादा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारा कोई रुझान, देखिए हमें जब कोई कारपोरेशन में वोटिंग होती है, जब कहीं वोटिंग होती है असेंबली के अंदर, तो हमें कांग्रेस या एनसीपी किसी में जो भी हमसे बात करता है, हमारी कुछ शर्तें मानता है, तो हम दोनों में किसी को वोट दे देते हैं। हम शिवसेना को वोट देंगे नहीं, हम बीजेपी को वोट देंगे नहीं, हम मनसे को वोट देंगे नहीं। तो हम जो हमारा वोट जो हम क्यों खराब करें? तो हमें किसी न किसी एक को वोट देना पड़ता है, वो कभी एनसीपी हो, कभी कांग्रेस हो। दंगे फसाद के बाद कहीं दंगे हो गए। हालांकि ये अजीब सी अचरज की बात है, जब बीजेपी और सेना का शासन था तो दंगे गिने चुने हुए, फिर उसे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं चोर के हाथ में चाबी दे दी गई, इसलिए नहीं हुए। इनके शासन में दंगों की एक पूरी सिलसिला शुरू हो जाता है जहाँ भी हम, ख़ासकर मजदूर तबके जहाँ पर होते हैं, जहाँ के चीज़ें बहुत वो, ऐसी जगहों पर दंगे होने के बाद समाजवादी पार्टी का वहाँ शामिल होना, उसके बारे में बातें करना, ये एक आम बात है। लेकिन यही सूखा है, पानी की कमी है, किसानों की आत्महत्या है, ऐसे बहुत सारे, बेरोज़गारी है, ऐसे मुद्दों पर समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका होती है महाराष्ट्र में खासकर? नहीं, समाजवादी पार्टी हमने अभी देखिए, जब ये अभी डिस्कशन हुआ है, हम लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है। और समाजवादी पार्टी का मेन जो है, आज उसका जो मेन दायरा है काम करने का, वो किसानों में है, मजदूरों में है। समाजवादी पार्टी इस चीज़ को अच्छी तरह से महसूस कर रही है कि किसान बहुत परेशान है। हमारी पार्टी अभी तक पूरे गांव-गांव पहुंची नहीं है, तो हमारे अच्छे कामों को कहीं दिखाया नहीं जाता है। हम लोग किसानों की आत्महत्या के ऊपर अभी मैंने दौरा किया पूरे मराठवाड़े का, मैंने पूरे विदर्भ का दौरा किया, लेकिन नहीं दिखाया जाएगा टीवी में, हमारी प्रचार नहीं होती हमारी है। हमने किसानों को, अभी हमने जाके धुलिया के पास किसान की आत्महत्या आई थी, हमारी तरफ से हमने जो मदद कर सकते हैं उनको मदद किया हम लोगों ने। मैंने अभी पृथ्वीराज चौहान जी को चिट्ठी लिखा है कि भाई उन किसानों का जो है कर्ज माफ़ कीजिए, बहुत परेशान, नहीं तो उनकी यहाँ खुदकशी हुई है, कोई नौकरी दी है, बहुत परेशानी हुए लोग हैं। तो हम ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं थे। मैंने अभी जो है औरंगाबाद के पास खुलदाबाद में मेरी ज़मीन है, उसमें कुएँ हैं, वो कुएँ सूख गए थे। मैंने 1.5 लाख रुपए दे के 2-3 कुओं को उसमें पानी का, और अपने आदमी लोगों से कहा जितनी पानी हो सकता सप्लाई करो, किसानों को पानी दो, फ्री पानी दो लोगों को, अपनी तरफ से टैंकर लगाओ। ये सब काम हम लोग पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। एक आपके साथ, जैसे आपने बताया कि आपके एक दूसरी लाइन समाजवादी पार्टी की खड़ी होती है, आप तैयार करते हैं और उसके बाद में फिर वो कहीं ना कहीं पलायन कर जाते हैं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ चले जाते हैं, कहीं अपना एक अलग। तो ये सिलसिला कैसे थमेगा, रुकेगा, या फिर क्या आपकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए कि क्यों आपके बाद की दूसरी लाइन हमेशा छोड़कर चली जाती है? मेरी कार्यशैली पर नहीं, ये दुनिया का उसूल है कि बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है, बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींच लेता है। तो हम लोग जो हैं, और आज का राजनीतिक कार्यकर्ता ज़रा लोभी हो गया है, वो संघर्ष करना नहीं चाहता है। तो जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लोग टूट टूट के समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। आज हमारी सत्ता है, सारी पार्टियों को लोग छूट के आ रहे हैं। वहाँ एक पीस पार्टी है, बहुत संघर्ष किया डॉक्टर अयूब साहब ने, 4 जीत के आए, 3 समाजवादी पार्टी में आने को तैयार हैं। इसके पहले बीएसपी के लोग थे, हमारी सरकार बनने लगी तो बीएसपी के 40 लोग छूट के हमारे साथ आ गए। तो हम यहाँ सरकार नहीं बना सकते हैं। तो जो लोग हमारे साथ आते हैं, जिनको कांग्रेस में बहुत भीड़ है टिकट की, जिनको टिकट नहीं मिलता, तो मैं राजनीतिक कार्यकर्ता, मुझे नई पार्टी, मेरी राजनीतिक कार्यकर्ता मुझे लेना है, तो बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन वही कार्यकर्ता है जिसको कांग्रेस टिकट नहीं देती, मैं लाता हूँ, मैं लेके उनके साथ प्रचार करता हूँ, थोड़ा उनका नाम हो जाता है, तो फिर कांग्रेस पार्टी उन पर हाथ रख देती है, घर वापसी, और बेचारे फिर वहाँ चले जाते हैं लालच में। अब देख लिया, असलम एक मलाड में है, कभी टिकट नहीं मिलता था, हमने टिकट दिया, नगर सेवक 2 बार बनाया उनको, और उसका कांग्रेस ने कहा आ जाओ तुम, हम तुमको जो टिकट देंगे तुम्हें एमएलए बन जाओगे, चले गए वो। नवाब मलिक साहब देख लीजिए आप, कांग्रेस में थे,
बार शायद इलेक्शन में लड़े थे, हमने राजनीतिक पार्टी बनाई, आए एमएलए बने, हम लोग हमारे बाद 2 एमएलए जीत के आए, हम लोग जो है अलायंस में थे, सरकार में भी आ गए, लगे सरकार की बोली बोलने। उन्होंने टिकट देना को वादा कर लिया, आओ हमारे साथ। जब टिकट नहीं मिलता था तो हमारे साथ थे वो, जब सत्ता पक्ष में चले गए अब जो है उनकी गाने लग गए। आप देख लीजिए हुसैन दलवाई साहब, कभी टिकट नहीं मिलता था, 30 साल से कांग्रेस को गाली देते थे, मैंने लाकर उनको जो है एमएलसी बनाया। एमएलसी बनाने के बाद अब मंत्री कैसे बनाता मैं, कांग्रेस ने कहा हमारे साथ मंत्री बना देंगे, तो सारा वसूल उनका गया खाक में। सारे वसूल 30 साल से जो चिल्ला रहे थे सड़क पर, वो सब छोड़ करके मंत्री की लालच में सारे वसूल को जो है भूल भाल करके कांग्रेस की जय जयकार करने लग गए। तो ऐसे लोग हैं जो सत्ता की लालच में अपने वसूल को, अपनी आइडियोलॉजी को भूल जाते हैं, ऐसे लोग भाग जाते हैं। हम देखिए, मैं भी 2 जगह सीट चुन कर आया हूँ, मुझे भी ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और समाजवादी पार्टी में एक कार्यकर्ता बनकर समाजवादी पार्टी की नीतियों को बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाते रहूँगा। तो ये आज जो लोग जा रहे हैं वो सिर्फ वजह इसकी सत्ता की लालच। अब पिछले दिनों ये सत्ता, ये एक तो सोचने का विषय है, पूरे देश भर में सोचने का विषय है कि लोग सत्ता की लालच में सत्ता, जिस पार्टी की भी सत्ता हो उस तरफ क्यों भागते हैं, क्यों जाते हैं, ये एक सोच का विषय हो सकता है। दूसरी चीज़, आपके साथ भी अभी पिछले दिनों पूरी की पूरी इकाई, बहुत सारे लोग एक साथ में आपने निकाल दिए थे, काफ़ी हंगामा उस विषय को भी लेकर हुआ, तो ये सब क्या था, क्यों? ये ऐसा है, मुझे पार्टी अच्छी तरह चलाना है। मैं देख रहा हूँ जो लोग पार्टी में बहुत पुराने, मतलब जब से मैं आया उसके पहले से बहुत सारे लोग हैं, वो लोग पार्टी को, उसमें से कई लोग ऐसे संघर्ष के दौर के, पार्टी के संघर्ष के दौर के लोग थे। मेरे नेतृत्व में जो लोग पार्टी को बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, सिर्फ पार्टी की सीट पर बैठ करके नए आने वालों को रोकेंगे और दूसरी पार्टियों से इलेक्शन में जोड़ तोड़ करेंगे, तो ऐसे लोगों को मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैंने उसमें से कुछ लोगों को पार्टी से नहीं निकाला मैंने किसी को, लेकिन उस सीट पर, जो जिस सीट पर बैठ करके ये दूसरी पार्टियों से बार्गेन करते हैं। अब मैंने कहा आसिम भाई यहाँ पे टिकट यहाँ लड़ाइए, इस सीट पे एक आदमी उम्मीदवार लड़ाइए, लड़ा दिया, वहाँ पे खड़ा कर दिया। अब उसके बाद जो है सामने जाकर के कांग्रेस वाले से कह रहे भाई ये हमारा उम्मीदवार जो है हम नाम के लिए लाए हैं, तो उससे पैसे ले लेना। उधर शिवसेना भी जो है हमको पैसे दो, हम तगड़ा लड़ाएंगे ताकि जो है वोट कटे और कांग्रेस हारे। तो इन चीज़, ऐसे लोग जो पार्टी में हैं, ऐसे लोगों को मैंने बहुत चिन्हित किया और मैंने नेताजी से कहा कि नेताजी, कारपोरेशन के इलेक्शन में बहुत लोगों ने गड़बड़ किया है, मैं ऐसे लोगों को पार्टी की पोस्ट से हटाऊंगा, पार्टी से नहीं हटाऊंगा, पार्टी की पोस्ट से हटाऊंगा। तो कहा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे कीजिए। तो मैंने बहुत सारे लोगों को पोस्ट से हटा दिया। पोस्ट से हटाने के बाद वो लोग मेरे खिलाफ चिल्लाने लगे। कोई सबको पूरा हक है बोलने का, राजनीतिक पार्टी किसी की अपनी पार्टी नहीं होती है, जनता मिल के पार्टी बनाती है। अब ये हुआ, फिर नेताजी ने कहा जैसा आपको ठीक लगे, मैं जब तक मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे जो लगेगा कि ये आदमी सही काम नहीं कर रहा है, तो मैं उसको पोस्ट से हटा सकता हूँ, मुझे पूरा अधिकार है। अभी फरहान की भी एंट्री हुई है, चुनाव भी लड़े, मामूली वोटों से पराजित हुए, उनके आने से क्या युवा तबका कुछ इस तरह का? हाँ, जुड़ रहा है, युवा तबका जुड़ रहा है, फरहान भी काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अच्छी तरह से ये योजना सभा को मजबूत करेंगे। तो क्या इसमें कोई परिवारवाद का आरोप पार्टी में? तो जिसको जो लगाना आरोप लगाए, मैं तो संघर्ष ले रहा हूँ, मैं थोड़े कोई उसको मंत्री पद दे रहा हूँ या बहुत, मैं मेरे परिवार के, मेरे करीबी लोगों को ला करके संघर्ष करवा रहा हूँ, पार्टी के लिए फंड जमा करवा रहा हूँ, पार्टी के लिए सुबह से शाम तक सड़क पर दौड़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या, ये तो त्याग है पार्टी के लिए। कुछ वो चीज़ें जो आप जनता से कहना चाहें? नहीं, मैं जनता से कहता हूँ कि मेरी जो राजनीति है वो बिल्कुल साफ सुथरी है। मैं पैसे कमाने के लिए राजनीति नहीं करता हूँ, मैं जनता के दुखों को लेकर के, जनता की प्रॉब्लम्स को लेकर के मैं संघर्ष करके जनता को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। ये मनसे के साथ जो संघर्ष होता है उस पर काफ़ी लोगों की नज़रें रहती है, लेकिन कहीं आगे बढ़ती है बात, पीछे हो जाते हैं, ये बात थोड़ी सी आगे जाती है, फिर रुक जाते हैं, सरकार का सहयोग वगैरह नहीं मिलता है आपको? नहीं, सरकार जो है मनसे को बढ़ावा दे देती है ना, कि सरकार तो ये तो फायदा सरकार को है ना कि मनसे जो है शिवसेना का एक हिस्सा टूट के आया हुआ है, उसी के परिवार के उनके अध्यक्ष जो हैं। अब वो जो क्या है कि कोई नई पार्टी तो है नहीं, वो महाराष्ट्र के लोग हैं और वो उसी परिवार के हैं, तो उनके पास उसी पार्टी के लीडर टूट के यहाँ आ गए, तो 2 डिवीज़न हो गई शिवसेना की। कांग्रेस यही चाहती है कि भाई शिवसेना का वोट कटे और वोटों के बंटवारे से वो जीत कर आए, इसलिए वो जितने गुनाह करें उनको माफ़, वो जो चाहे उनको माफ़, क्योंकि उसके बदले में, उस गुनाह के बदले में वो उनको सत्ता दे रहे हैं। और हम लोग जो हैं
एक गुनाह न भी करें तो हम उनका वोट काट करके नई पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। सेकुलर वोटों में हम एक दावेदार पैदा हो रहे हैं, इसलिए हमें क्रश किया जा रहा है। चलिए ऐसे में आप आए, बहुत सारी बातें हुई, कुछ बातें अधूरी फिर कभी। ये थे अबू आसिम आजमी साहब हमारे साथ चर्चा करते हुए फेस टू फेस में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फेस टू फेस की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए आगे भी। अगले हफ्ते फिर हम किसी और अतिथि के साथ होंगे फेस टू फेस में। नमस्कार।